अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एनालिसिस को। आज हम उसकी एक समरी प्रिपेयर करेंगे कि जितने भी रेशियोज हमने कैलकुलेट की, ओवरऑल उसके जो रिजल्ट्स आए हमारे पास, तो अब हम किस तरह से उनकी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉब्लम या स्ट्रेंथ किसी कंपनी के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस। उसके लिए सबसे पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप फर्दर अपडेट्स के साथ जो है वो ट्यून रहें आप। ओके जी, अब हम जितनी रेशियोज को भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, अब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक फाइनल समरी प्रिपेयर करने लगे हैं, हम फाइनल एनालिसिस की तरफ आने लगे हैं कि जो भी हमने रेशियोज को डिस्कस किया, हमने उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशंस की, एनालिसिस किए, उन रेशियोज को डिफाइन किया। अब उसके अकॉर्डिंगली हम बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर, बीइंग फाइनेंस स्टूडेंट्स, हम ये कैसे, या बीइंग इन्वेस्टर, बीइंग क्रेडिटर, हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। और इन द एंड हमने ये डिसीजन लेना है कि क्या हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी स्ट्रेंथ है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसकी वीकनेसेस ज़्यादा हैं तो हमें फिर उससे इन्वेस्टमेंट को गुरेज करना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने मेजर डिसीजन लेना है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था, ये टॉपिक जो है वो हमने लिक्विडिटी रेशियो से डिस्कस किया था। और लिक्विडिटी रेशियोज में जो सेट था हमारे पास, वो टू रेशियोज थी इसके अंदर, करंट रेशियो और इससे टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो में हमारे पास चीजें आ गई थी कि इसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। जो इससे टेस्ट रेशियो थी, इसका सिनेरियो जो था वो डिफरेंट था। अब इसके सिनेरियो में हमने ये देखा था कि इसमें जो है वो आपके पास ये रेशियो जो है वो वीक आ रही थी, ओवर टाइम भी और एक्सटर्नल भी। तो इसके अंदर जो पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया था इन दोनों रेशियोज के सेट से, जो आपकी लिक्विडिटी रेशियोज थी, हमारे पास एक मेजर पॉइंट आया था, द ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग मोर इन्वेंट्री एज रिक्वायर्ड और एज अच्छा। होल्ड बाय द इंडस्ट्री। हमने पहला पॉइंट यहाँ पे ये निकाला था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड कर रही है। ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमने यहाँ से निकाला था। अब आप जस्ट इन पॉइंट्स को लिखते जाइएगा। हमने लिक्विडिटी रेशियो से ये पॉइंट गेन किया था कि द ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग मोर इन्वेंट्री देन रिक्वायर्ड और एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जितनी इन्वेंट्री रखी जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन पहले जितनी इन्वेंट्री रख रही थी उसके मुकाबले में ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो होल्ड कर रही है। तो इस सेट से, लिक्विडिटी रेशियो से हमारे पास ये पॉइंट आया था। इसके बाद, और यहाँ पे हमने इसका ये कंपैरिजन भी किया था हमने, उसके बाद जो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज थी, इसमें सबसे पहले हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो थी। और डेट टू इक्विटी रेशियो में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डेट है वो इंक्रीज हो रहा है ओवर टाइम एनालिसिस पे। एक्सटर्नल एनालिसिस पे ऑन एवरेज है, लेकिन ओवर टाइम एनालिसिस में हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डेट लेवल है एज कंपेयर टू द इक्विटी वो इंक्रीज हो रहा है। मींस पहले ऑर्गेनाइजेशन का डेट लेवल कम था, अब ऑर्गेनाइजेशन का डेट लेवल जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश फ्लो कम है या ज्यादा है। आपको डेट कब लेना पड़ता है? जब ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कम होता है या ज्यादा होता है? जब कैश कम होता है। डेफिनेटली जब आपके पास कैश कम होता है तो आपको डेट लेना पड़ता है। अब आपने क्या किया हुआ है? आपने डेट लिया क्योंकि कैश फ्लो कम था, और उस डेट को लेके बजाय इसके को आप उसको जो है वो बिजनेस की दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूज करते हैं, आपने उसका कुछ पोर्शन इन्वेंट्री में लगा के अपने पास होल्ड किया हुआ है, जिसका आपको फायदा भी नहीं है। इन्वेंट्री परचेज करके स्टोर में रख ली हुई है। अब ये चीजें, ये पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे, इन पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करते जाना। हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा है और हमारा डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है, और उस डेट लेवल को जो इंक्रीज हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका कुछ पोर्शन इन्वेंट्री को परचेज किए जा रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट आ रहा है, द डेट लेवल इज इंक्रीजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डेट टू टोटल एसेट्स था। हमने अपने डेट को टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर किया था, और
इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो डेट था अगेंस्ट टोटल एसेट वो 0.45 था, और अब जो है वो उसका डेट लेवल जो है वो 0.47 हो गया होगा। इंडस्ट्री के साथ ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि अगेन यहाँ पे भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डेट लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। और चूंकि ये फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज हैं, तो इनका जो मेजर कंसर्न होगा वो आपके डेट लेवल के साथ होगा। ये डेट लेवल को डिफरेंट वे से मेजर कर रहे होंगे। अगेन यहाँ पे हमारे पास यही है कि डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमने टोटल कैपिटलाइजेशन के पॉइंट से देखा था, टोटल डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, और अगेन इसमें भी हमारे पास सेम ट्रेंड है। अगेन डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू कैपिटलाइजेशन। तो ये थी हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज। अब फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो से जो हमारे पास एक मेजर पॉइंट जो है वो आया है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है। और वो चाहे आप किसी भी तरह से उसको ले लें, वो आपका डेट लेवल, डेट टू इक्विटी रेशियो हो तो भी डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो हो तो भी आपका डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है, डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन हो तो भी जो है आपका डेट लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो से हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो से हम बेसिकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारा डेट लेवल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, दो कैटेगरीज का पर्पस हमें समझ आ रहा है। आपकी जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो से आप अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखना चाह रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप अपने इन्वेंट्री लेवल को देखना चाह रहे होते हैं। तो हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ठीक थी जो करंट रेशियो से देखा था, लेकिन जब एसेट टेस्ट को देखा था तो वो इन्वेंट्री पे फोकस करती है, तो इन्वेंट्री में इशू नजर आया कि इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड हो रही है। और जो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज हैं, जैसे इनका नेम बता रहा है कि इसका पर्पस ये है कि हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेट लेवल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्या ऑर्गेनाइजेशन का डेट लेवल लास्ट ईयर के मुकाबले में ज्यादा हो गया या कम हो गया, या एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री आपका डेट लेवल क्या रहा। तो एज कम्पेयर टू द पास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन का डेट लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ। तो ये सेकंड कैटेगरी से सेकंड पॉइंट हमने निकाल दिया। अब उसके बाद हम अगर थर्ड कैटेगरी पे आ जाए, कवरेज रेशियोज। अब कवरेज रेशियोज का पर्पस क्या था कि हम इसमें इंटरेस्ट चार्जेस को चेक करना चाह रहे थे कि हमारा इंटरेस्ट लेवल पे क्या इफेक्ट हुआ है, क्या हमारा इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू द ईबीआईटी। मींस आप ये देखना चाहते हैं कि जितनी आपकी ईबीआईटी है और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्जेस हैं, इसका लेवल क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आया था वो बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट आ रहा था कि जी 2001 में अगर आपने $1 इंटरेस्ट पे करना होता था तो उसके अगेंस्ट ईपीआईटी $10.30 की अवेलेबल होती थी। और अब जो है वो हमारे पास अगर $1 इंटरेस्ट पे करना है तो ईपीआईटी कितनी है, 3.56। और अगर आप इसको एक्सटर्नल भी देखें तो एक्सटर्नल में भी आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इंडस्ट्री के पास अगेंस्ट $1 इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 5.19 की ईबीआईटी अवेलेबल है और हमारे पास सिर्फ 3.56 की है। तो हमने ये कहा था कि इंटरेस्ट लेवल की बेस पे इसकी पोजीशन जो है वो पुअर हो रही है। अब ये इंटरेस्ट लेवल क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारा, हमने फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो से ये देखा है कि हमारा डेट लेवल इंक्रीज हुआ है, और आपका जब भी डेट लेवल इंक्रीज होगा तो डेट के अगेंस्ट आपने क्या चार्जेस पे करने होते हैं, डेट के अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना होता है। तो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गए हैं। तो कवरेज रेशियोज में हम अपने इंटरेस्ट लेवल को चेक करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को चेक करते हैं अगेंस्ट ईबीआईटी कि हमारा इंटरेस्ट लेवल अब इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, हम ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से डेट लेवल में इंक्रीज हो रहा है। और डेट लेवल में जब इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ उसकी जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हुआ, हमारे पास जो है डेट लेवल इंक्रीज हुआ, और उस डेट लेवल के साथ साथ हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए। तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, रेशियोज की। उसके बाद
हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हुई थी जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को मिला के जो है वो रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे थे, और इसमें हमारे पास एक्टिविटी रेशियोज को हमने इसके कहा था। उसमें रिसीवेबल टर्नओवर था, हमने कहा था कि इसको जस्ट हम रिसीवेबल, हमारे पास जो रिसीवेबल टर्नओवर है, इस रिसीवेबल टर्नओवर के लिए हमने ये कहा था कि हम इस रिसीवेबल टर्नओवर को सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, फॉर कलेक्शन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे हमारे पास 65 डेज आया था, और हमने जब इसका एनालिसिस किया था तो एनालिसिस में हमारे पास ये आया था कि हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम पहले 83 डेज में जो है वो कैश को कलेक्ट करते थे, जबकि अब जो है वो हम 65 डेज में ऑन एवरेज कलेक्शन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रेशो बड़ी इम्प्रूव हुई है। एक्टिविटी रेशो से हमें ये पता चला कि हम कैश जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं। और हम कैश जल्दी क्यों कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कैश कम आ रहा था, हमारे पास कैश लेवल कम था, तो हमने कैश जल्दी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद वो उतना जल्दी कलेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें डेट भी लेना पड़ा, इन्वेंट्री ज्यादा रखी हुई है, और एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो यहाँ से आया वो ये है कि हमने अपनी कलेक्शन जो है वो जल्दी कर ली है। अब हम जल्दी अपने रिसीवेबल से जो है वो कैश को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो एक बेहतर साइन है हमारे पास। उसके बाद पेबल टर्नओवर था, और इसमें हमने पेबल टर्नओवर इन डेज को कैलकुलेट किया था, ये 22 डेज में आया था। और यहाँ पे अब हमारे पास सिचुएशन ये बन रही थी कि पहले हम 2001 में 43 डेज में पे कर रहे थे, और अब जो है वो हम 22 डेज में पे कर रहे हैं। हाफ डेज पे हम आ गए हैं। हम अब हाफ टाइम पे जो है वो पेमेंट कर देते हैं। और अगर इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करें तो अगेन इंडस्ट्री 46 डेज में पेमेंट करती है जाके, और हम जो है वो 22 डेज में पेमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके लिए कोई डेफिनेट डिसीजन नहीं लिया था, और इस पॉइंट में मैंने आपको ये कहा था कि ये पॉइंट वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास कैश एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो आप जल्दी पेमेंट कर देते हैं, डिस्काउंट वगैरह ले लेते हैं। और अगर कैश आपके पास कम कम हो तो फिर आपको जल्दी पेमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको डेट लेना पड़ेगा। और देखिए अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि इसके लिए सिचुएशन क्या है। इसके पास कैश कम है, उस कैश की डेफिशिएंसी को पूरा, अभी यहाँ तक अगर हम एक समरी प्रिपेयर करने की कोशिश करें, कैश कम है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस कैश की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उसने कलेक्शन जल्दी करनी स्टार्ट की, लेकिन कैश की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी नहीं हुई। फिर आपने क्या किया, फिर आपने डेट लेना शुरू कर दिया, और उस डेट का लेवल आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया, उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया है। और बजाय इसके कि आप डेट जो लिया है, आप उस डेट को अपने प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज करते हैं, आपने उसको कैसे यूज कर रहे हैं, आप उसकी इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। इन्वेंट्री में कैश स्टक ऑफ कर लिया है आपने, उस इन्वेंट्री को परचेज करके स्टोर में रखा हुआ है, और उसके बाद आप पेमेंट भी जल्दी किए जा रहे हैं। हालांकि ऑन एवरेज इंडस्ट्री 46 डेज में पे कर रही है, तो अगर आप भी 46 डेज में पे करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ऑन एवरेज इंडस्ट्री तो में पे कर रही है। आपके सप्लायर्स को भी ये पता है, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको ये पता है कि आपकी पेमेंट 46 डेज के करीब आएगी, क्योंकि ऑन एवरेज एक साइकिल ये चल रही है। आप 22 डेज में पेमेंट किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड, ये वाली रेशो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इनको इसके कैश लेवल कम है। और अब हमें ये भी समझ आ रही है कि डेट क्यों ज्यादा लेना पड़ रहा है। इन्वेंट्री होल्ड किए जा रहे हैं, कैश कम हो गया, डेट ज्यादा ले लो, पेमेंट जो है वो जल्दी कर दो पेबल्स के अगेंस्ट जो है, कैश नहीं है तो जी डेट ले लो, उसकी वजह से इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया एक्टिविटी रेशियोज में, कि आप अपनी पेमेंट जो है वो जल्दी कर रहे हैं। एक साइड पे कैश जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं कैश की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, और दूसरी साइड पे क्या कर रहे हैं, कैश को जल्दी पे किए जा रहे हैं और डेफिशिएंसी फिर आ रही है हमारे पास जो है। और हालांकि हम कलेक्शन कर रहे हैं 65 डेज में, हमने जो कलेक्शन इंप्रूव की है वो अराउंड 65 डेज में गई हुई है, और पेमेंट हम 22 डेज में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये साइन जो है वो ठीक नहीं है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी जल्दी पेमेंट कर रही है, जबकि इसके पास
कैश की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, इसके पास कैश की डेफिशिएंसी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रेशियोज पे चलें तो इन्वेंट्री टर्नओवर की हमने बात की थी। हमने ये देखा था कि इन्वेंट्री साइकिल कितनी दफा कंप्लीट होता है, और इन्वेंट्री साइकिल हमने कहा था कि जितनी आप जितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है उतनी इन्वेंट्री रखें अपने पास, तो आपकी इन्वेंट्री साइकिल जल्दी कंप्लीट होगी। आपने इन्वेंट्री परचेज की, उसकी प्रोडक्शन की, सेल किया, कैश आया, दोबारा इन्वेंट्री परचेज कर ली, फिर इन्वेंट्री को यूज किया, प्रोडक्शन की, इन्वेंट्री सेल की, कैश आया, फिर इन्वेंट्री परचेज कर ली। तो ये साइकिल बार बार चलता है आपका। तो ये साइकिल जितनी दफा ज्यादा चलता है, इसकी जितना टर्न अराउंड ज्यादा होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज्यादा होता है वो उतना बेहतर होता है। उसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उतनी इन्वेंट्री रखती है जिसकी उसको जरूरत है, वो अपना कैश स्टक नहीं करती, कैश को बाउंड नहीं करती इन्वेंट्री में। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो, और सेकंड पॉइंट के साथ सीजीएस का भी आ रहा था कि अब इन्वेंट्री टर्नओवर कम अगर हो जाता है तो उसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो इन्वेंट्री ज्यादा उड़ गई हुई है या सीजीएस आपकी इंक्रीज हो गई हुई है। दोनों में से कोई एक चीज होगी तो हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर कम आएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री लेवल कम हो रहा है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री लेवल कम हो रहा है और वो ओवर टाइम एनालिसिस पे भी कम है और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे भी कम है, तो हमारे पास एक पॉइंट तो यही वो डेफिनेट आ गया कि जी इन्वेंट्री ज्यादा है, वो हमें पहले से पता है, इससे टेस्ट रेशो में आई हुई है। और यहाँ से अब हमें ये भी लग रहा है कि शायद सीजीएस भी जो है वो हमारी ज्यादा है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ज्यादा है। तो अभी आप ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबली इन्वेंट्री का तो हमें क्लियर हो गया, इन्वेंट्री द ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग हायर इन्वेंट्री। ये थर्ड पॉइंट आ गया एक्टिविटी रेशियो। और उसके साथ आप जो फोर्थ पॉइंट इसमें लिख लेंगे, प्रोबेबली द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग हायर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हायर सीजीएस। प्रोबेबली द ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग हायर सीजीएस। ये हमें आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जो है उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि सीजीएस जो है वो अब आपकी ज्यादा हुई हुई है या नहीं है। ये कंफर्मेशन आगे जाके हो जाएगी, जैसे यहाँ पे अभी कंफर्मेशन हो गई है कि इन्वेंट्री लेवल आपका ज्यादा है। तो अब हम अगर यहाँ से नेक्स्ट मूव करें, यहाँ तक एक्टिविटी रेशियोज में आपने 4 पॉइंट्स लिखी हैं। फर्स्ट, कलेक्शन आपने इम्प्रूव की है, जल्दी कलेक्शन कर रहे हैं। पेमेंट आप जल्दी कर रहे हैं जो कि बेहतर साइन नहीं है। आपका इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है और शायद आपकी सीजीएस भी जो है वो ज्यादा है। अब अगर हम यहाँ से नेक्स्ट अपने रेशियोज पे मूव करें, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर हमने ये कहा था कि जी हम जो एसेट्स परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट हम नेट सेल्स जनरेट करना चाहते होते हैं। तो अब हम इस लेवल को देख रहे हैं, और इसमें अगर कोई इश्यू आता है तो उसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि आपकी सेल्स कम हो, और दूसरा मतलब ये होता है कि आपके टोटल एसेट्स ज्यादा हों। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो आपकी सेल्स कम हो गई हैं या आपके जो है वो टोटल एसेट्स ज्यादा हो गए हैं, तो इस रेशियो में मसला आएगा। तो अब अगर हम इसको नेक्स्ट में जाएं तो देखें हमारी ओवर टाइम रेशियो तकरीबन ठीक थी, ऑन एवरेज हमने कहा था इसको। और अगर हम इसको एक्सटर्नल एनालिसिस पे देखें तो एक्सटर्नल एनालिसिस में रेशियो हमारी वीक है। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री के मुताबिक, अब इसमें अगेन 2 पॉइंट्स आपके पास आएंगे। प्रोबेबली द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग लोअर नेट सेल्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग लोअर नेट सेल्स, और the organization is holding higher current assets, the organization is holding higher current assets। तो इसके दो ही मतलब हैं कि या तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी नेट सेल्स कम है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, या एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री आपके टोटल एसेट्स ज्यादा है। और हमें ये तो पता है कि जी इन्वेंट्री का लेवल हमारे पास ज्यादा है, और इन्वेंट्री का लेवल ज्यादा है तो टोटल एसेट तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये लग रहा है कि टोटल एसेट्स तो ज्यादा हैं। नेट सेल्स अब आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रेशियोज पे चलें, अब देखें ये यहाँ तक एक्टिविटी रेशियोज थी। अब उसके बाद लास्ट कैटेगरी आ गई है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे।
एक्टिविटी रेशियो से अराउंड मेरा ख्याल है कुछ शायद 6 पॉइंट्स निकालने हैं आपने। पहला पॉइंट आपकी कलेक्शन पीरियड आपने बेहतर कर लिया है, पेमेंट पीरियड आपका पुअर हो गया क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। थर्ड था हमारे पास जो सेल्स है, हमारे पास जो इन्वेंट्री का लेवल है वो हाई है। और फोर्थ था कि हमारे पास जो सीजीएस है वो शायद हायर है। पांचवा पॉइंट आपने निकाला कि आपके पास शायद टोटल एसेट्स भी हाई हैं। और सिक्स्थ पॉइंट आपने निकाला है कि शायद आपके पास टोटल सेल्स जो नेट सेल्स हैं वो कम है। अब हमारे लास्ट यहाँ तक 6 पॉइंट्स आप निकाल चुके हैं। अब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पहला हमारे पास आंसर आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब यहाँ पे हमारी सीजीएस की कंफर्मेशन हो जाएगी। अगर इस रेशियो में कोई मसला आता है तो इसका मतलब है कि सीजीएस आपकी इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू नेट सेल्स। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा अब अगेन इसमें हमारे पास ओवर टाइम एनालिसिस पे भी इशू है और एक्सटर्नल एनालिसिस पे भी इशू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीजीएस इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम आ गया। तो अब ये एक डेफिनेट हो गया। पीछे जो आपने लिखा था प्रोबेबली द सीजीएस इज हायर, यहाँ पे अब ये पॉइंट कंफर्म हो गया। द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग हायर सीजीएस as compared to the industry as compared to its overtime analysis। ऑर्गेनाइजेशन के अपने मुताबिक अपने हिस्ट्री के पास्ट के मुताबिक भी सीजीएस का लेवल इंक्रीज हो गया, जबकि इंडस्ट्री के मुताबिक भी इसका सीजीएस का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद अगर जो है हम नेट प्रॉफिट मार्जिन पे देख चले जाएं, नेट प्रॉफिट मार्जिन में अब हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका लेवल क्या है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा कम हुआ है, सिग्निफिकेंटली कम हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये ओवर टाइम पे भी कम हुआ है। 9 था 4% पे आ गया, और इंडस्ट्री के मुकाबले में भी 8.2% इंडस्ट्री का हमारा उससे हाफ है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी ज्यादा हो गए, क्योंकि सीजीएस के ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे उसके अंदर मसला है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस उसके अंदर शामिल होता है। तो हमें ये पता है कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो आपके सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। जब वो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो आपका नेट प्रॉफिट लेवल कम हो गया। तो ये अगेन हमारे पास सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का लेवल भी ज्यादा हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी the organization is having higher level of selling general and administrative expenses due to higher interest rate, due to higher interest expenses। तो इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने की वजह से आपके सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो गए हैं, और उसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो कम हुई है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी हमारे पास रेशियो जो है वो कम हो गई है। तो अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गया हुआ है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने टोटल एसेट्स की बात की, उसका मतलब है टोटल एसेट्स का लेवल भी आपका ज्यादा हुआ होगा। नेट प्रॉफिट का तुम्हें पता है कि नेट प्रॉफिट कम हो गया है, और टोटल एसेट्स भी आपके ज्यादा हो गए हुए हैं, क्योंकि वो इन्वेंट्री ज्यादा है। जब इन्वेंट्री ज्यादा है तो टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, सॉरी टोटल एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे। इन्वेंट्री के ज्यादा होने की वजह से आपके टोटल एसेट्स ज्यादा हो गए हुए हैं। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी हमारा यही इशू था, रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो गई हुई है। अगेन रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों कम हो गई हुई है, उनका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। नेट प्रॉफिट क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हमारी जो है वो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। तो ये रेशियो भी हमारी वीक हुई हुई है। अब यहां तक देखें जो आपने पॉइंट्स निकाले, अब हम समरी की तरफ आते हैं। हमने देखें एक दो बेसिक मिस्टेक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से हुई हैं। मिस्टेक्स क्या है कि कैश लेवल कम है। अब कैश लेवल क्यों कम हो गया, क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड की, इन्वेंट्री ज्यादा। अब मैं ये इसकी ओवरऑल समरी की तरफ आ रहा हूं। द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग लोअर लेवल ऑफ कैश, और द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग लेसर कैश होल्डिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश लेवल कम है। अच्छा, कैश, व्हाई द कैश लेवल इज लो, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज होल्डिंग हायर इन्वेंट्री। ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री का लेवल ज्यादा है, जब लेवल ज्यादा है तो कैश कम हो गया। To fulfill this cash deficiency,
the organization is getting debt from the creditors. आप डेट लेवल ले रहे हैं क्रेडिटर से, और जब आप डेट ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के ज्यादा होने की वजह से आपकी सारी जो रेशियोज हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं, वो सारी की सारी डाउन हो गई। वी आर हैविंग मोर सीजीएस, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो गई, तो आपका ग्रॉस प्रेफर्ड लेवल रेशियो कम हो गई। Due to more interest expense, the selling, general and administrative expenses have been increased. Therefore, the net profit margin has been decreased. And due to lesser net profit, the return on investment and return on equity level has been decreased also. So अब हमारा जो इसकी मेजर समरी है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कैश कम है। कैश क्यों कम है? क्योंकि इन्वेंट्री आप ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। जब इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रहे थे तो आपने उसके लिए डेट लिया। अब कैश कम होने की एक रीजन और भी है कि आप पेमेंट बहुत जल्दी कर रहे हैं, जो पेबल्स हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट बहुत जल्दी कर रही है, तो कैश कम हो गया। इन्वेंट्री ज्यादा रखने की वजह से और पेमेंट जल्दी करने की वजह से कैश कम हो गया। उसकी वजह से डेट लिया ज्यादा, डेट ज्यादा लेने की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, और इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से आपकी सीजीएस भी बढ़ गई, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, आपके सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो गए, आपका नेट प्रॉफिट लेवल भी कम हो गया, उसकी वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है वो कम हो गई। तो जस्ट 2-3 बेसिक मिस्टेक्स की वजह से या रॉन्ग डिसीजन की वजह से, रॉन्ग जजमेंट की वजह से देखिए आपकी ओवरऑल रेशियो सारी की सारी जो है वो डिटेरियोरेट हो गई है, सारी की सारी रेशियो जो है वो वीकर हो गई है। अब फाइनल डिसीजन, बीइंग इन्वेस्टर या क्रेडिटर, हमने क्या करेंगे? हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कम है, इसकी रेशियो सारी जो है वो पुअर हो रही है। और बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर क्या करना है? बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर हमने क्या करना है कि हमने इन्वेंट्री का लेवल कम करना है, हमने जो है कैश कुछ की जो पेमेंट करनी है, पेबल को थोड़ी सी उसका टाइम पीरियड ज्यादा लेना है ताकि हम डेट कम लें। डेट कम लेंगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएंगे और आपकी तमाम रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक समरी है। तो बेसिकली हमारी रेशियोज का पर्पज ये है कि इन रेशियोज की हेल्प से आप इस तरह की समरीज को जब प्रिपेयर करें। तो यहाँ तक हमारा जो डिस्कशन का लेवल था वो कंप्लीट हो गया हमारे पास।